सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना, वो है डोमिनार के 5 नेगेटिव्स के बारे में। बहुत सारे लोग हीटिंग प्रॉब्लम को लेके और एक दो चीज़ जो गिना रहे थे, तो उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना था। तो मैं इस बाइक को पिछले 1 साल से चला रहा हूँ और ऑलमोस्ट 18,500 मैंने इसको चला दिया है। तो इस 18,000 के सफ़र में मुझे क्या क्या इसके जो है प्रॉब्लम्स फील हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसे हैं। बहुत सारे लोग वाइब्रेशंस की भी बात कर रहे थे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या इश्यूज़ है जो मुझे लगे हैं, क्योंकि और लोगों को और इश्यूज़ लग सकते हैं, मुझे कुछ और इश्यूज़ लग सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से बात करूँगा। तो 5-6 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप ये बाइक ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो इट्स बेटर टू डिस्कस कि मैं अपने मन की बात, मुझे क्या लगा 1 साल चला के, 1 साल क्या फ़ील हुआ है, उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो क्या क्या नेगेटिव्स हैं जो मुझे लगे हैं इस बाइक के, उनके बारे में बताता हूँ। क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ अ 195 kgs बाइक। तो 195 kg जो है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा वेट होता है। अगर आप CBR 600 सुपर बाइक को 600 cc इंजन है जिसका, उसका वेट देखोगे, आप Z900 का वेट देखोगे, आप कोई भी एक मिडिल कैटेगरी की या उससे ऊपर कैटेगरी की, या आप डुकाटी पानिगाले V4 का वेट देखोगे, तो उन सब का वेट अराउंड 195 से 200 kg के बीच में आता है। और अगर आपने अभी तक गैस कर ही लिया होगा तो डोमिनार का वेट भी 195 kg है। तो क्योंकि इसका वेट एक सुपर बाइक सेगमेंट की बाइक का, और इसमें एक 400 cc का इंजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पावरफुल नहीं है, ये बाइक पावरफुल है, बहुत अच्छी है चलने में। लेकिन जो ये कैपेसिटी की बाइक है, जिस कैपेसिटी की ये बाइक है 400 cc, उसमें ये हैवीएस्ट बाइक है। तो ये जो है इसकी परफॉर्मेंस को ना एक तरह से पुल बैक करता है। ऐसा नहीं है कि इसकी पिकअप कम है, ये सब कम है, लेकिन वो और भी ज़्यादा हो सकती थी, ये बाइक और भी ज़्यादा फन हो सकती थी अगर इसका वेट थोड़ा कम होता। तो इसका वेट है 195 kg। और एक चीज़ है, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो थोड़ी ऊंची है, आपको ऊंची फील होएगी। इसका टैंक वगैरह आप देखोगे ना सीट से, तो काफ़ी ऊंचा है। और तो ये बाइक आपको मनूवर करने में ना थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है। इसके लिए आपको इसको यूज टू होना पड़ेगा, एंड यू नीड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू मूव दिस बाइक अराउंड, क्योंकि ये एक ऊँची बाइक है। ये आपको देखने में लगती है क्रूज़र सेगमेंट की है, लेकिन ये काफ़ी टॉल बाइक है। इसका जो सीटिंग पोस्चर है एंड ओवरऑल जो इस पर बैठने का तरीका है, काफ़ी टॉल है। तो इसलिए बाइक जो है ये आपको थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग फील हो सकती है। इसमें इसको आप ज़्यादा लीन करके मोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये बहुत हैवी बाइक है। तो इसको आपको मतलब सीधा रख के ही हैंडल, ऑलमोस्ट मतलब बाइक लीन झुका के नहीं मोड़ोगे आप, इसको हमेशा सीधा रख के मोड़ने की ट्राई करना। और वही एक सही ऑप्शन है, क्योंकि बाइक इतनी हैवी है कि अगर वो झुक गई ना, तो आप वापस नहीं ला पाओगे। वापस लाने के लिए बहुत पावर चाहिए, और पार्किंग में भी आगे पीछे मूव करने के लिए काफ़ी पावर चाहिए। अब जो 400 cc की बाइक लेता है, वो उसको 70% सिटी में राइड करता है, ट्रैफिक भी मिलता है। अब तो सभी शहरों में ट्रैफिक होने लगा है, तो ये सिर्फ दिल्ली की दिक्कत नहीं है। तो ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दूसरे कौन पे आ जाएंगे हम उसके बाद। तो क्योंकि ट्रैफिक में आगे पीछे करना, पार्किंग में आगे पीछे करना, इसको थोड़ा सा टास्क है। सो यू नीड स्ट्रॉन्ग लेग्स। शुरुआत में तो आपके पिछवाड़े के मसल्स में, लोअर बैक के मसल्स में थोड़ा सा पेन फील होएगा, लेकिन आप उसको यूज टू हो जाओगे। वो वैसा पेन नहीं होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो ऐसा हो गया कि आपने बहुत ज़्यादा वेट पुल किया है, तो वो उसमें यूज़ होता है। तो आपको शुरुआत में थोड़ा पेन फील हो सकता है। सेकंड कॉन, इसका टर्निंग रेडियस। तो इसका टर्निंग रेडियस दोस्तों काफ़ी कम है। अब आप देख सकते हो इसका हैंडल फुल मुड़ा हुआ है, तो ये इतना ही मुड़ता है। ये देखो सीधा, और ये इतना मुड़ता है, सीधा सीधा, और ये इतना मुड़ता है। तो ये जो है इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है और बाइकों के हिसाब से। इवन रॉयल एनफील्ड का इसका इससे ज़्यादा है। मीटियोर जो कि क्रूज़र बाइक है, हेलो मिस्टर पावर क्रूज़र, उसका भी टर्निंग रेडियस इससे ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ है जो कौन मुझे फील हुआ। हालांकि मुझे लगता है ये उसके वेट की वजह से हो सकता है, या स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है। बजाज ने कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन फिर भी इसका वेट जो है वो ज़्यादा है, और ऊपर से टर्निंग रेडियस भी कम है। तो आगे पीछे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इसको मोड़ने के लिए, और आगे पीछे ज़्यादा करना है, और ऊपर से बाइक हैवी है, तो दैट बिकम्स अ टास्क। तो अगर आप बहुत पतले हो, हल्के हो, तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए, वरना आप इसको बहुत ज़्यादा राइड करो तो आप अपने आप ही स्ट्रॉन्ग कर देगी ये आपके उन पार्ट्स को जिनकी ज़रूरत है आपको आगे पीछे करने के लिए। ठीक है दोस्तों। थर्ड कॉन इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हीटिंग प्रॉब्लम।
हीटिंग इशू दैट आई फेस्ड, पर मैं वो ये नहीं कहूँगा कि वो परमानेंट है या वो सबकी बाइकों में रहेगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और हाँ, मुझे भी थोड़ा सा हीटिंग फील होती है। हालांकि वो हीट कभी भी ऐसी नहीं है कि आपको बाइक चलाने में बहुत ही दिक्कत होगी, लेकिन वो हीट हाँ फील होएगी, आपको 100% फील होएगी गर्मियों में। और जो दिल्ली में गर्मियाँ पड़ती हैं बहुत ख़तरनाक होती है, तो इसीलिए वो हीट आपको ट्रैफिक में फ़ील होएगी। हालांकि मुझे लगता है कि वो जो हीटिंग का इशू है ना, वो सॉल्व हो सकता है इंजन ऑयल चेंज करने की वजह से, क्योंकि अलग अलग तरह के इंजन ऑयल्स होते हैं, तो कुछ इंजन ऑयल्स जल्दी हीट हो जाते हैं। तो इसमें जो कंपनी डाल के देती है वो टोटल कंपनी का इंजन ऑयल है। एंड आई विल पुट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल पुट मोटूल इन दिस। तो मोटूल डालने से बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि हीटिंग का इशू जो है ना, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि व्हेन आई वाज राइडिंग R15 वो भी काफ़ी हीट होती थी, उसका फ़ैन बहुत जल्दी किक इन होता था। लेकिन जब से मैंने उसमें मोटूल डालना शुरू किया तो उसका हीटिंग इशू जो है वो बहुत हद तक, मतलब वो 80% था तो वो 40% पे आ गया था। उसका फ़ैन बहुत ही कम ऑन होता था, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वो इतना जल्दी हीट ही नहीं होता। मोटूल इज़ सो गुड। सो अगर आप कोई भी बाइक चला रहे हो उसके लिए मोटूल का ऑयल आता है, रिकमेंडेड है, तो आप ज़रूर मोटूल यूज़ करके देखो, आपको हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं होगी। मुझे लगता है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मोटूल का इंजन ऑयल ही है, और तो एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसका फ़ैन भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी किक इन हो जाता है, एंड वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दैट इज़ नॉट एन इशू। इट्स गुड कि वो जल्दी ऑन हो जाता है, तो इंजन को इतना हीट ही नहीं होने देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो नाउ वी कम टू फोर्थ। तो फोर्थ कॉन जो है ना, वो है इसके टायर्स। इसके टायर्स अगर आप देखोगे तो इसमें हमको मिलते हैं MRFs, और MRF इसका नाम है रेव्स जो है वो कह लो बेस मॉडल टायर्स हैं, ठीक है। तो MRF के टायर है, एक तो बाइक हैवी है थोड़ी सी, वो जो है मूव करने में थोड़ा सा आपको लगेगा, गर्म जल्दी होते नहीं है टायर्स ये वाले। तो ये टायर ना लॉन्ग पर्पस के लिए बनाया है, जो जल्दी घिसते नहीं है, उस हिसाब के टायर है। अब देखो आप 18,000 ये बाइक चल चुकी है, और आगे वाले टायर के तो ये रेशे भी नहीं गए हैं, हेयर्स भी नहीं गए हैं। तो ये टायर जो है MRF के टायर बहुत फेमस इसीलिए होते हैं कि वो घिसते कम है, तो ये जो है ग्रिपी भी थोड़े कम ही होते हैं इसी वजह से। तो पीछे वाला टायर तो हालांकि इसके भी काफ़ी सारे अभी हेयर्स बचे हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से गए हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इसके जो टायर्स है ना वो बहुत जल्दी हीटअप नहीं होते, तो वो शुरुआत में ना थोड़ा व्हील स्पिन दे देती है ये बाइक। एक तो ये हैवी है, इन टायर्स को मुझे लगता है ग्रिप नहीं करते हैं अच्छे से, इसीलिए व्हील स्पिन हो जाता है ना रोड्स पे। तो ऐसी कंक्रीट पे तो नहीं होएगा व्हील स्पिन, लेकिन जहाँ पे आपको सीमेंटेड रोड मिलेगी, जहाँ पे थोड़ी सी भी धूल मिट्टी होगी या बजरी होगी, तो वहाँ पे जो है व्हील स्पिन कर जाता है। तो इसमें क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल तो है नहीं, और ऊपर से टायर्स वीक है, तो वो थोड़ा सा ग्रिपिंग इशू देते हैं, तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा मुझे कम आता है, मैं ये कहूँगा। और ये बाइक थोड़ी हैवी है, तो लीन करना तो इसको थोड़ा सा टास्क है। तो लीन करने के लिए आपको बहुत स्किल्ड होना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना इस बाइक को, उसके बाद ही लीन वीन करने का ट्राई करना, वरना गंदा गिरोगे। मैं बाय गॉड्स ग्रेस और टच वुड अभी गिरा है, ऐसा नहीं किया है, पर मैं वो हरकत करता भी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे आता नहीं है लीन करने में इस पर, और ना मुझे टायर्स पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे से कोई रेस लगा रहा है रोड पे और ऐसी बकचोदी चल रही है, कुछ उस तरह का चल रहा है, तो मैं जब तक रोड सही है तब तक तो मैं उसको पीछे कर देता हूँ। लेकिन जहाँ रोड ख़राब आ गई है, जहाँ पर मोड़ बहुत ज़्यादा आ गए, शार्प कट्स है, वहाँ मैं इसको खुद ही कम कर लेता हूँ, क्योंकि रेस जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चोट ना लगाना। तो अगर आप हर किसी से रेस ही लगाते रहोगे तो आपको चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। इसके टायर्स जो हैं वो इसका एक वीक पार्ट है, और मुझे लगता है ये कॉस्टिंग के लिए किया होगा बजाज ने, बट आई विल गो फॉर इसके बाद जब अब टायर्स रिप्लेस होंगे 30,000 के आसपास शायद से। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 25 तक चलाऊँगा, 25 के बाद मैं इनको बदल दूँगा। तो 25 तक ऑफ रोडिंग करके इन टायर्स को पूरा घिस के ख़राब कर देना है। और बर्नआउट तो मैं मारता नहीं हूँ, पर वो भी मार देंगे मैं जो जब फेंकने होंगे टायर। तो इसके टायर्स जो हैं वो एक वीक पॉइंट मुझे फील होता है। अगर थोड़े और अच्छे टायर्स होते, सेक्शन वाइज सही है टायर, परफॉर्मेंस वाइज सही है, इसमें पंचर वंचर ऐसा सच हुआ नहीं है, एक पंचर हुआ था तो, और ऑफ रोडिंग में भी मतलब सही है। तो ये थोड़े से डुअल पर्पस टाइप के टायर हैं, हालांकि ये हैं रोड बेस्ड, लेकिन MRF के टायर्स होते हैं डुअल पर्पस, तो वो इतना जल्दी पंक्चर वंक्चर होते नहीं है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट ग्रिप इशू थोड़ा सा है। तो इफ़ यू ऑल्सो फील द सेम देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नाउ विल मूव टू फिफ्थ कॉन। तो फिफ्थ जो है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बजाज ने हमको दिए इसमें बड़े अच्छे, एक ये रहा, एक ये रहा।
दोनों में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं। इसमें आपको स्पीड और देखने को मिल जाती है, इसमें आपको गियर पोजीशन, ओडो सब मिलता है। इसमें आपको साइड स्टैंड वगैरह का इंडिकेटर मिलता है, मतलब दो दिए, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मैप्स वैप्स कुछ कहीं कुछ नहीं। और अभी तक जबकि अब बाकी कम गाड़ियों में भी आ गया है, बाइक्स में भी आ गया है, तब भी इसमें ये फ़ीचर ऐड नहीं किया गया है। तो दैट बिकम्स एन इशू। अगर फीचर्स की बात है तो दे सकते थे, और अब दो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाए हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। और ये बाइक ऐसी नहीं है कि अभी आई है, फर्स्ट ही जनरेशन है या नहीं है, या बहुत ज़्यादा कोई इशू है। तो दे कुड हैव गिवन, बिकॉज इस गाड़ी में ऐसा कुछ अपडेट्स किए ही नहीं है तब से, जब से आई है। तो UG2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें अब जब ट्रायम्फ लॉन्च कर दिया आपने, स्पीड 400 भी आ रही है, तो आप अपने प्रोडक्ट को अगर पुश करना चाहते हो तो आप इसमें फ़ीचर्स दे सकते हो, क्योंकि आप इतने टाइम से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको कॉस्टिंग की तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होनी चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू योर बाइक टू सेल मोर, आपको कुछ ना कुछ नया मॉडल के साथ देना पड़ेगा, ताकि वो जो उस लाइनअप में ऊपर आती रहे, धीरे धीरे मूव करते रहे। वो स्टैगनेंट हो गई है ये बाइक ना, तो दे कुड हैव गिवन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर ब्लूटूथ अपग्रेड, कुछ तो दे सकते थे नया फीचर। तो वो जो है इसमें नहीं है। तो दैट इज़ अ फिफ्थ कॉन ऑफ दिस बाइक। अदरवाइज दिस बाइक इज़ गुड, परफॉर्मेंस इज़ गुड, द मेंटेनेंस इज़ लो एंड राइडिंग कंफर्ट इज़ गुड। पीछे के सस्पेंशन इसके एडजस्टेबल है, तो मैंने एडजस्ट करके उसका कंफर्ट थोड़ा सा और बढ़ा लिया है, हालांकि वो इतने कंफर्टेबल आते नहीं है। सीट्स में आपको अपग्रेड्स करने पड़ेंगे, सीट्स थोड़ी हार्ड है इसकी, जो ओरिजिनल सीट्स आती है कंपनी से स्टॉक वाली, वो बहुत अच्छी कुशनिंग उसमें नहीं है, तो उसमें भी मैंने कुशनिंग डलवाई आगे और पीछे दोनों, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। अदरवाइज़ इट्स ऑल गुड। द हीटिंग इशू आई टोल्ड यू, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो आई विल लेट यू नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट तो आपने करा होगा ना। चलो ठीक है, बाय बाय। एक वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके ऑल अराउंड पे, दिखा रहा हूँ क्या क्या एक्सेसरीज़ है इसमें, क्या क्या है। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखो।